और अब बात कर लेते हैं देवभूमि की खबरों की। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आज पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 23 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 100 दिन पर देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आज प्रोग्राम रखा गया है, यानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह 10:30 बजे प्रोग्राम का आयोजन है। 100 दिन की विकास पुस्तिका का इस कार्यक्रम में विमोचन होने वाला है। तो मुख्यमंत्री सेवक सदन में आज कार्यक्रम रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर 100 दिन की विकास पुस्तिका का आज कार्यक्रम में विमोचन किया जाएगा। 23 मार्च को शपथ लेने वाली धामी सरकार के आज 100 दिन पूरे हो जाएंगे, जिस पर सरकार अपने 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखेगी। इस बुकलेट का नाम होगा 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के। धामी सरकार को गुरुवार यानी 30 जून को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। सरकार अपने कहे अनुसार 100 दिन की इन उपलब्धियों और अपने कामकाज को जनता के सामने रखने जा रही है। सीएम आवास में आयोजित समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के नाम से बुकलेट का विमोचन करेंगे, जिसमें सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों का लेखा जोखा होगा। समारोह में कृषि एवं उद्यान विभाग की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सीएम धामी चंपावत के टनकपुर और चमोली के गोपेश्वर के लिए 2 सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 5000 आवासों का आवंटन किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत 50 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोनेशन हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट जनता को समर्पित की जाएगी। कल मेरे पास सैनिक कल्याण विभाग वहाँ पर है, उसमें हम कल 3 करोड़ 71 लाख की लागत से टनकपुर में और 2 करोड़ से अधिक की लागत से गोपेश्वर में एक सैनिक विश्राम गृह का निर्माण, उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा कल हम कराएंगे। और कृषि व उद्यान के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा होगा। बीजेपी संगठन की तरफ से भी सांगठनिक रूप से प्रदेश के सभी 252 मंडलों में 100 दिन के इस जश्न को मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी 252 मंडलों में गुरुवार को गोष्ठियां आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं को जनता के सामने रखा जाएगा। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे, जिसमें धामी जी की जो सरकार है उसके जो 100 दिनों में जो उन्होंने काम किए हैं उनका पूरा विस्तृत विवरण होगा। और संगठन की ओर से सभी मंडलों पर एक गोष्ठी का आयोजन होगा, एक छोटी सभा का आयोजन होगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा इस मौके पर अपने प्रभारी जिले बागेश्वर में रहेंगे, तो मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि आज अपनी उपलब्धियां यहां पर, यानी कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है देहरादून में, उसमें रखने वाले हैं। तो कितने बजे इस कार्यक्रम को रखा गया और किस तरह की तैयारी 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में? बिल्कुल लीलू, 23 मार्च को शपथ ली थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की और 2022 का जो चुनाव बीजेपी 47 सीटों के साथ जीत कर आई और आज उसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 10:30 बजे कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन जो सीएम हाउस में है वहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लगभग 3 घंटे का यह कार्यक्रम रहेगा, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। और 1:30 बजे फिर मुख्यमंत्री की विकास पुस्तिका 100 दिन की जो है, क्या 100 दिनों में काम हुए, उसका विमोचन करेंगे। तो आज कई योजनाओं का, जिस तरह हमने अभी खबर दिखाई कि कई योजनाओं का आज शिलान्यास होने वाला है, कई जगह लोकार्पण है और कई नई शुरुआत होगी। लेकिन इसमें खास बात यह देखने वाली होगी कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं मंच से और मुख्यमंत्री के पास आगे आने वाले वक्त के लिए क्या प्लान है, जनता को क्या भरोसा दिलाते हैं। क्योंकि 100 दिन कोई बहुत बड़ा वक्त मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, तो अभी लगभग 4.25 साल का वक्त और उनके पास है यहाँ पर 2027 100 दिनों में पुष्कर धामी को बतौर भारतीय जनता पार्टी के लीडर के तौर पर भी और एक सीएम के तौर पर भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा है और शायद आने वाले वक्त में और भी कई चुनौतियां इस प्रदेश में उनके सामने रहने वाली हैं।
बिल्कुल अनुपम, सबसे खास बात यही है कि आज 30 जून है और 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी 4 जुलाई को उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरा 1 साल हो जाएगा और इसमें उनके 2 कार्यकाल, पिछला कार्यकाल लगभग 6 महीने का और अभी तक के 100 दिन। तो ओवरऑल मुख्यमंत्री के जो पहला चैलेंज था पहली सरकार में, वो चैलेंज ये था कि चुनाव जीतकर पार्टी आए, चुनाव पार्टी जीतकर आई। अब मुख्यमंत्री ने एक भरोसा दिलाया कि समान नागरिक संहिता की जो बात थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, भू कानून की बात है, इसके अलावा रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मुख्यमंत्री के सामने, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए, वो कोशिश मुख्यमंत्री ने मैसेज देने की है कि हम आने वाले वक्त में रोजगार देंगे जो यहां पर युवा है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री किस तरीके से पूरे एक विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि युवा सीएम है, ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। लेकिन हां, ये जो पिछला अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, 1 साल का कार्यकाल, अगर दोनों कार्यकाल उनके मिला दिए जाए, 4 जुलाई को पूरा होगा, तो एक मैसेज देने में कामयाब रहे पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल। और दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह भी है कि 100 दिन में आप कामकाज का आकलन नहीं कर सकते। हालांकि 100 दिन की उपलब्धियां जरूर आज गिनाते नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी, जब मंच से बोलेंगे उनको सब सुनेंगे। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हरीश रावत को हम सुन रहे थे कि 100 दिन में आकलन नहीं होता है, अभी 1 साल तो कम से कम पूरा हो जाने दीजिए, तब हम बातचीत करेंगे इस पर। बिल्कुल, हरीश रावत से जब कल सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 100 दिन में आकलन नहीं किया जा सकता, लगभग 1 साल का वक्त किसी भी मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए उसके कामकाज के लिए, कि वो क्या काम डिलीवर कर पाया और क्या जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाया। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे तब कमेंट करूंगा जब 1 साल का वक्त हो जाएगा। तो एक जाहिर सी बात है कि 100 दिन, क्योंकि इन 100 दिनों में मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए। तो चंपावत इलेक्शन की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर थी, वो इलेक्शन वो जीत कर आए और रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए। तो अब जो प्रोसेस आगे बढ़ा है, चंपावत चुनाव 3 जून की जीत के बाद, वहां पर लगभग अभी मान के चलिए 27 दिन हुए हैं। तो अब मुख्यमंत्री फुल फ्लेज एक बैटिंग जिसे कहते हैं ओपन पिच पर करेंगे। दीपांकर, जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि आज पुष्कर धामी अपने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर क्या कहते हैं और किस तरीके से घोषणाओं की जानकारी देते हैं और आगे आने वाले वक्त के लिए उनका विजन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। शपथ के साथ ही सीएम धामी ने 100 दिन का टारगेट रखा था और इन 100 दिन में क्या काम हुए, क्या रही सरकार की उपलब्धियां, इसे लेकर न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने सीएम पुष्कर धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का उनका धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों पर, उनके आगे की नीतियों पर और किए हुए कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई और एक प्रचंड बहुमत की सरकार, एक इतिहास बनाने का काम, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और हमने भी जो भी संकल्प लिए हैं, जो संकल्प लिया है, हम उन सभी संकल्पों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमने उसी दिशा में अपनी योजनाएं बनाई हैं, अपना एक मैं कहूँ कि आगे के लिए रास्ता जो हो सकता है विकास का, उसको तैयार करने का काम, रोड मैप बनाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और ये 100 दिनों का जो कालखंड है, 100 दिनों का कालखंड हमारा समर्पण का, प्रयास का और संकल्प का, ये 100 दिन हमारे रहे हैं। इन 100 दिनों में हमने एक एक करके काफ़ी सारे विषयों पर काम किया है, चाहे वो समान आचार संहिता की बात हो। और ये समान आचार संहिता हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपने संकल्प के रूप में पेश किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है और हम उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। 100 दिनों में हमने उसके लिए पहले निर्णय किया कि हम उसके लिए कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का गठन हमने कर दिया है। कमेटी 5 सदस्यीय बन गई है, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में है और वो कमेटी एक ड्राफ्ट बना रही है, सारे पहलुओं पर अध्ययन कर रही है, सब हितधारकों से बात कर रही है और जैसे ही उनका ड्राफ्ट तैयार होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसको लागू करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी, आपने अभी जिक्र किया समान नागरिक संहिता का, वास्तव में एक बड़ा इशू था जो आपने चुनाव से पहले प्रॉमिस भी किया, आपने घोषणा भी की। उसमें एक ड्राफ्ट कमेटी भी आपकी बैठ गई है, कुछ एक्सरसाइज भी शुरू हुई है। आपकी सरकार कुछ सख्त हुई है उन लोगों पे जिन्होंने कुछ अवैध कब्जे किए हैं एक रिलीजन के नाम पे, कुछ कुछ जगहों पे। आपने भू सुधार की दिशा में भी कुछ काम किए हैं, भू कानून बनाने की दिशा में भी काम किया है, ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था भाई एक
धर्म विशेष को अगर हम देखेंगे तो हमारे धर्म विशेष पे भी उंगलियां उठेंगी, हमारे भी तो बहुत से इलीगल काम हैं समाज के। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करना इनका काम है, और कोई भी अच्छा काम होता है तो कांग्रेस हमेशा जो है केवल वोटों की बात करती है, समुदाय विशेष की बात करती है, किसी को हित पहुंचाने की बात करती है। हमारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके आधार पर हम काम करते हैं। कोई भी गलत करेगा, चाहे कोई भी होगा, तो कानून उसमें अपना काम करेगा। किसी भी सरकार के लिए 100 दिन का समय बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, लेकिन जैसे अभी आपने कहा एक रोड मैप सरकार ने तय किया है, उस पर आगे काम करेगी। अगर मैं पूछूं कि क्या 3 प्रायोरिटी सेंटर होंगे आपके, 3 प्रायोरिटी एरिया होंगे जिसमें सरकार फोकस करेगी, तो क्या होंगे? नहीं, देखिए, रोजगार का क्षेत्र है, पलायन रोकना है, ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का क्षेत्र है, ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं। हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों का एक रोड मैप बना रहे हैं। और हमने सभी विभागों को ये कहा है कि 2025 में जब हमारी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, जब रजत जयंती वर्ष हमारा होगा, 25 साल के हम पूरे होंगे, उस समय सभी विभाग इस प्रकार की योजनाओं को बनाएं, इस योजनाओं को प्रस्तावित करें जो 9 नवंबर 2025 को पूरी हों। और सभी विभाग अपने यहाँ कोई न कोई अच्छी ऐसी योजनाएं 2, 3, 4, 5 योजनाएं बनाएं जो योजनाएं बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आए। आपने स्टेट की भी बात करी, 2025 का आपने जिक्र किया। मुख्यमंत्री, इसी से एक जुड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में अभी तक अपनी राजधानी फाइनल नहीं हो पाई और ये शुरू से ही फुटबॉल की तरह घूमता रहा है। आपका क्या टेक है, आपकी सरकार का क्या टेक है इस पे? नहीं, देखिए, अभी हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है और हम गैरसैंण का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ों को ला रहे हैं और आगे जैसी जैसी संभावनाएं होंगी उसके हिसाब से उत्तराखंड राज्य के हित में जो होगा उन सभी पर निर्णय लिए जाएंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि वो 100 दिन में पुष्कर सिंह धामी की सरकार का आकलन नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें 1 साल का वक्त मिलना चाहिए। लेकिन इशारों में हरीश रावत ने मंत्री रेखा आर्य और सतपाल महाराज को निशाने पर लिया। हरीश रावत ने कहा कि बताने के लिए यह है कि मंत्री और अफसर में नहीं बन रही। एक मंत्री हैं जो 5वां, 6वां, 7वां धाम बनवा रहे हैं। उत्तराखंड में कई स्विट्जरलैंड बनाने की बात करते हैं। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं 100 दिन में पुष्कर सिंह धामी का आकलन नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उनको कम से कम 1 साल दिया जाए ताकि बताने को तो कुछ हो। अब उस गरीब मुख्यमंत्री के बाद इस समय बताने के लिए केवल एक बात है कि हमारे मंत्रीगण जो है हमारे वरिष्ठ नौकर साहबों से लड़ रहे हैं। इसके अलावा बताने को है क्या? और कुछ बाकी बताने को है तो उनके एक मंत्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ 5वां, 6वां, 7वां पता नहीं कितने धाम बना दिए हैं और उत्तराखंड में पता नहीं कितने स्विट्जरलैंड बना दिए हैं। वो ये बताने को है, ये बयान बताने को है। और अग्निपथ में देहरादून में विपक्षी पार्टियों ने बुधवार को पदयात्रा की। देहरादून के शौर्य स्थल से राजभवन तक पदयात्रा की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने राजभवन से पहले ही उन्हें रोक दिया। इस पदयात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत समेत यूकेटी और दूसरे दलों के नेता शामिल हुए। वहीं रिटायर्ड सेना के अफसर भी मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने कहा कि इस स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भेज दिया गया है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि ये चौपट करने वाली स्कीम है। नेतागण और पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह अग्निपथ योजना के लेकर महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें सैन्य परंपराओं पर चोट है, नौजवानों के साथ धोखा है, छलावा है। ये अग्निपथ योजना उत्तराखंड की बर्बादी का पथ है। ये हमारे नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का पथ है। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, पूरे राज्य में मानसून का असर दिख रहा है। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। सभी 13 जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने इस बात की संभावना जताई थी। ज्यादातर जिलों में 29 और 30 जून को बारिश की संभावना थी। उत्तरकाशी, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, टिहरी में लगातार बारिश हो रही है। बागेश्वर में 2 पुल बहने की सूचना है। तो सभी 13 जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है।
पूरे राज्य में मानसून का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 29 और 30 जून को बारिश की संभावना जताई गई थी। और रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर मां बेटी से चलती कार में हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बुधवार को 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आरोपी रुड़की के साथ ही कुछ उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले थे और सभी आरोपियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। रुड़की में 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ चलती कार में गैंगरेप हुआ था। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर बंगापानी तहसील में बरसात के दिनों में ग्रामीणों के लिए आवाजाही करना मौत को मात देने से कम नहीं है। ये खौफनाक हालात हैं गोरी पार के लोगों के लिए। इस इलाके में लोग ट्रॉली से आर पार जाने को मजबूर हैं। आमतौर पर गोरी नदी शांत रहती है, लेकिन बरसात में पूरे उफान पर है। ऐसे में रत्ती भर की चूक किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इस इलाके के लोग अगर ट्रॉली से नदी पार नहीं करते हैं तो उन्हें 10 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में सैकड़ों ग्रामीण अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। और रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच बारिश के कारण पहाड़ी टूटकर हाईवे पर जा गिरी। मुनकटिया के पास यह हादसा हुआ और मलबे की चपेट में यात्रियों से भरी गाड़ी आ गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये गाड़ी गौरीकुंड से यात्रियों को सोनप्रयाग ला रही थी। खबर मिलने के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील में उफनते नाले की चपेट में आने से एक व्यापारी की मौत हो गई है। व्यापारी गणेश पाठक पाकू कोटमया रोड पर बाइक से नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी तेज बहाव में वो बाइक समेत बह गए। कुछ दूरी पर बहने के बाद उनकी मौत हो गई है। प्रशासन और पुलिस की टीमों ने गदेरे से मृतक के शव को बाहर निकाला है। जो नाले पे काफ़ी पानी बहा हुआ था, बह रहा था, तो उसमें उनकी मृत्यु संभवतः नाले पे बहने से और पत्थरों पर चोट लगने से आई है। इसमें मौके पर मृतक का पंचनामा भर करके हम पोस्टमार्टम हेतु यहाँ बेरीनाग लाए हैं। और उत्तराखंड में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कहीं आपदा के हालात में नुकसान कम हो, रेस्क्यू और रिस्पांस टाइम कम हो और जनहानि ना हो, इसके निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मीटिंग में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि, भूस्खलन या फिर आपदा की स्थिति में सभी विभाग कोऑर्डिनेशन में काम करें और अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर ना डालें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। सचिवालय में हुई मीटिंग में करीब सभी अहम विभाग के सचिव, पुलिस, एसडीआरएफ, सभी जिलों के डीएम शामिल रहे। वहीं नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि आपदा के हालात पर रेस्क्यू के लिए देहरादून और धारचूला में एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। आगामी कावड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी से सटे बाजारों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए बुधवार से शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का पालन न करने वाले कई टेम्पो और ई रिक्शा पर भी कार्रवाई की गई। नए प्लान के तहत हर की पैड़ी क्षेत्र को 0 जोन बनाया गया है, जिससे ऑटो और ई रिक्शा से लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। 2 महीने से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो हमारा अपर रोड है या हर की पौड़ी के जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा पैक रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें समस्या आ रही है। जो लोकल्स की भी बहुत कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो है जो लोकल आने जाने वाले हैं उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं। देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। और उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड रत्न से सम्मानित स्वर्गीय गौरा देवी के पुत्र चंद्र सिंह राणा को 5 लाख 1 रुपए का चेक दिया। जोशीमठ के एसडीएम ने यह चेक भेंट किया। ये धनराशि साल 2017 में दी जानी थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से चंद्र सिंह राणा को ये राशि 5 साल बाद मिली। हालांकि इस मामले में जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और तुरंत गौरा देवी के बेटे को धनराशि आवंटित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद ही ये कार्रवाई हुई।
मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करूंगा कि उन्होंने इस जो ये वो हमारा जो वो था इसको इन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और 2-2.5 महीने के अंदर में इन्होंने ये सम्मान निधि इनको दिलाया। द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी कि श्रीमती गौरा देवी जी जो हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी सम्मान है, उनके पुत्र श्री चंद्र सिंह को 5 लाख 1 रुपए का एक सम्मानीय धनराशि दी जाएगी। उसका चेक हमें अभी आज प्राप्त हुआ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी रेंज पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। साल 2019 में बने इस इंटरप्रिटेशन सेंटर को देखने हर साल हजारों सैलानी यहां पर आ रहे हैं। इस इंटरप्रिटेशन सेंटर की लोकप्रियता का अंदाजा यहां से मिल रहे राजस्व से हो जाता है। यहां पहले ही साल में 4,58,000 रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला है, जबकि दूसरे साल कोरोना काल में भी यहां से 1,17,000 के राजस्व की प्राप्ति हुई। इस साल यहां अभी तक 2,06,000 का राजस्व मिल चुका है। यहाँ पर आकर पर्यटक जो है इस क्षेत्र की जानकारी लेता है और उसमें जो प्रगति हुई है, उसमें जो संसाधन बढ़ाए गए हैं इंटरप्रिटेशन सेंटर में, उससे एक जागरूकता के साथ साथ जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। वाइल्ड लाइफ के अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा केंद्र है और जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा केंद्र है। तो बड़ी खुशी है कि इसमें हमारा जो 2019-20 से प्रारंभ है तो 4,58,400 रुपये इसमें जो है उस साल राजस्व आया था। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।